हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ मेंस 450 प्लस। आज हम देखेंगे अपने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को। अब देखिए, इसको अभी करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बाद में फिर इसके टाइम होगा नहीं। और प्रीलिम्स में आप जो पढ़ोगे उसमें सिर्फ आप स्कीम्स पढ़ोगे जो इस सेक्टर से रिलेटेड होंगी, राइट? लाइक जैसे पीएम संपदा योजना एंड सो ऑन। तो चलिए इसको एकदम थॉरली करेंगे। पूरा पिछले 2-3 साल में जो भी इसमें डेवलपमेंट्स हुए हैं वो सब कवर करेंगे। ओके। सबसे पहले फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की जब आप बात करते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? कुछ ऐसा जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को कनेक्ट करता है, राइट? यानी एग्रीकल्चर से कुछ ऐसा प्रोड्यूस हो रहा है जिसको एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रही है इंडस्ट्री, और फिर जो फाइनल प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है वो डायरेक्टली कंज्यूम किया जा रहा है बाय कंज्यूमर्स, राइट? That means somewhere it acts as a linkage between agriculture sector and industrial sector, right? और इसका गोल क्या होता है? अल्टीमेटली गोल ये होता है कि एक तो इसमें अगर हमने सीधे एग्रीकल्चर से इसको एज अ रॉ मटेरियल ही यूज किया होता, सेल किया होता कंज्यूमर को, तो आपको इतनी वैल्यू नहीं मिलती। तो अल्टीमेटली इसका गोल होता है वैल्यू एनहांसमेंट करना। ओके, ताकि फार्मर को उसके प्रोड्यूस के लिए एक अच्छी इनकम मिल सके, और काफी सारा जो वेस्टेज हो जाता था उस वेस्टेज को रिड्यूस किया जा सके थ्रू दिस फूड प्रोसेसिंग। ओके, क्योंकि होता है क्या है कि जब आप इसमें कोल्ड स्टोरेज और कई तरह की टेक्निक्स यूज करते हो तो उसमें ये होता है कि इनकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो हम एनहांस कर देते हैं। कि जैसे टोमेटो है उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होगी, बट कोल्ड स्टोरेज में रखकर इसको हम लोग इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं, ताकि इसकी जो क्वालिटी होती है कि ये सीजनली आता है, सीजन वाइज इसके प्राइस भी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते रहते हैं। अल्टीमेटली वही हमारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को पूरा ऊपर लेके जाता है, सीजनल फ्लक्चुएशन इन द प्राइसेस ऑफ दिस प्रोडक्ट। ओके, तो अगर इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए और ये थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल रहे तो अल्टीमेटली हमारे सीपीआई भी कंट्रोल में रहेगा, राइट? चलिए पहले कुछ फैक्ट्स देखते हैं। मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया इज नंबर 1। फ्रूट्स, वेजिटेबल, फिश वी आर नंबर 2। एग्स वी आर नंबर 3। हर्ब्स, अब मैंने कल आपको एक नाम बताया था ब्लैक थॉर्न, टेलीग्राम ग्रुप में। देखिए अगर आप में से किसी ने देखा होगा ब्लैक थॉर्न, वो क्या था? वो अल्टीमेटली एक तरह की हर्ब सी थी जो कि हमारी लद्दाख और हिमाचल के स्पीति वैली में मिलती है हमें, राइट? और इसकी बहुत डिमांड है, बहुत हाई वैल्यू है। मतलब इसको कहा जाता है लद्दाख गोल्ड। नहीं, इतनी इतनी ज्यादा है। मतलब अगर हम कुछ वहां की लोकल बातों को माने तो लोगों का कहना है कि ये ब्लैक थॉर्न कुछ और नहीं बल्कि यही संजीवनी थी जो रामायण में मेंशन है, राइट? इसी तरीके से हर्ब्स के नाम पर ही और बात करते हैं तो एक होता है एक घोस्ट पेपर करके, ठीक है? वो हमारे असम, मणिपुर, मेघालय इस रीजन में ग्रो किया जाता है, एंड माना जाता है कि वर्ल्ड की सबसे तीखी मिर्ची होती है, सबसे ज्यादा। ओके, ऑलमोस्ट 170 टाइम्स ज्यादा तीखी होती है एज कंपेयर टू अदर, राइट? इसका इंग्लिश हिंदी नेम तो मुझे नहीं पता। इंग्लिश नेम है इसका घोस्ट पेपर, होगा कुछ भूतिया वगैरह नाम। हाँ जी। उसी तरीके से गुंटूर चिली, गुंटूर में आई थिंक हमारी सबसे बड़ी चिली मंडी है एशिया की। और गुंटूर चिली, इसकी डिमांड आसियान कंट्रीज में बहुत ज्यादा होती है। वहाँ चाउमीन, नूडल्स वगैरह का कल्चर ज्यादा चलता है ना, तो उधर ये लोग बहुत ज्यादा डिमांड में होती है ये, ठीक है? तो इस तरह की कुछ ऐसी चीजें हैं एकदम यूनिक वर्ल्ड ओवर, जो जिनकी डिमांड होती है इंडिया की तरफ से। तो हमें इन सबको, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट पोटेंशियल क्रिएट करती है, राइट? फिश में हमने देखा सेकंड, सेकंड रैंक है हमारी। और आज ही हमने एक फिश का नाम देखा था इंडियन एक्सप्रेस में, गोल्ड फिश, जिसे गुजरात ने अपनी स्टेट फिश माना है। ओके, इसका जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो बहुत हाई है, और बहुत हाई एक्सपोर्ट पोटेंशियल रखती है ये। ओके, तो ओवरऑल ये सब मिला के इन सब की प्रोसेसिंग वगैरह करें ना, तो इनमें जो वैल्यू एडिशन होता है दैट इज अप टू 2.37 ट्रिलियन रुपीज एज पर 2021। ओके, हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स का 13% फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से आता है, ठीक है? इंडस्ट्री में होने वाली टोटल इन्वेस्टमेंट का 6% फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से आता है, राइट? तो ये कुछ बेसिक चीजें देख ली हमने। अब देखिए ये इस तरह के जो एग्जांपल्स है ना यार, ये ब्लैक थॉर्न, ठीक है, घोस्ट पेपर, देन दिस गुंटूर चिली, ये गोल्ड फिश, इस तरह के कुछ यूनिक एग्जांपल आपको देने पड़ेंगे अपने आंसर में, तभी वो दिखाएगा कि आपने करंट अफेयर या जो यूपीएससी डिमांड करता है आपसे जनरल अवेयरनेस, वो अवेयरनेस आप में बहुत अच्छी है। सिर्फ एक स्टैटिक बुक से रटा रटाया पढ़ के लिख दोगे उससे बात नहीं आएगी,
भाई जब तक आप उसको इन चीजों से लिंक नहीं करोगे, ये करंट वाली चीजें उसके साथ ऐड नहीं करोगे। ओके, चलिए। तो अब सबसे पहले हमें ये जानना है कि इस वक्त हाल के दौर में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिस वजह से एफपीआई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकती हैं या ऑलरेडी उनमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, कैसे इनकी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जो हैं काफी ब्राइट हैं। तो सबसे पहला है लाइफस्टाइल। हाँ, लोगों की लाइफस्टाइल में काफी चेंज देखने को मिल रहा है। क्यों? पहला, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, राइट। उसके बाद न्यूक्लियर फैमिलीज बन रही हैं आजकल, हस्बैंड वाइफ बाहर हैं, वर्किंग है, वाइफ भी वर्किंग है, टाइम नहीं है इतना खाना वगैरह बनाने का। ठीक है, पुराने जमाने में हमने देखा सारी चीजें लगभग घर में बनाई जाती थी। मिर्ची लेके आएंगे, उसको कूटेंगे घर में, प्योर बनाएंगे। ठीक, आजकल इवन आपको मटर पनीर बनाना है, ग्रेवी ले आइए बनी बनाई, सिर्फ उसको बर्तन में डालना है और पनीर डाल के आपकी सब्जी तैयार। अरे, तो ये जो रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से और दिस कल्चर ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज की वजह से और इवन काफी सारी हेल्थ कॉन्शियसनेस की वजह से भी, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा ओट्स। कुछ टाइम पहले इसके प्राइस काफी कम थे, अगर आप 2-3 साल पीछे देखेंगे इसके प्राइस बहुत कम थे क्योंकि इतनी डिमांड में ही नहीं था। थोड़ा कोविड आया, लोग हेल्थ को लेके कॉन्शियस हुए, ठीक है, ओवरवेट को लेकर कॉन्शियस हुए, कुछ जिम वाले कॉन्शियस हुए, ठीक है, उससे क्या हुआ, इस ओट्स के डिमांड बढ़ती चली गई एंड प्राइसेस बढ़ते चले गए इनके। तो ये जो ओवरऑल लाइफ स्टाइल में चेंज आ रहा है ना, मोस्टली ड्यू टू दिस अर्बनाइजेशन एंड हेल्थ कंसर्न, इस वजह से भी हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की यानी कि रेडी टू ईट थिंग की डिमांड बढ़ेगी विद टाइम। क्लियर? नेक्स्ट है डाइवर्सिटी हमारे यहाँ की। अब देखिए, एक तो हमारे इंडिया में कल्चरल डाइवर्सिटी साथ साथ हमारी जो फूड हैबिट्स, डाइट्स, ये सब काफी डाइवर्स है और ये पूरी डाइवर्सिटी हमारी रिफ्लेक्ट होती है फूड प्रोडक्शन में भी। ठीक है, हमारे यहाँ मिल्क प्रोडक्शन, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह की डिमांड भी बहुत है। ठीक है, डेयरी, ठीक है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान साइड बहुत डिमांड होती है डेयरी प्रोडक्ट की। ठीक है, हमारे यहाँ मीट की भी अच्छी खासी डिमांड है। एंड हाँ, यहाँ पर एक चीज और ऐड कर लो, ये मैं लिखना भूल गया था। ये सारी रैंक तो मैंने आपको बताई। मीट में भी हम आई थिंक सेवन्थ सेवन्थ रैंक पे हैं, सेवन्थ या फिफ्थ ऐसा ही कुछ है यार, देख लेना एक बार, चेक कर लेना क्योंकि ये रैंक चेंज होती रहती है, बट आई थिंक सेवन्थ होगा। चलिए, डेयरी की डिमांड है हमारे यहाँ, मीट की भी डिमांड होती है। हम लोग आजकल कुछ कुछ स्टेट्स हमारे यहाँ एग वगैरह भी देने लगे हैं मिड डे मील स्कीम में। ठीक है, उसकी डिमांड भी अलग ही लेवल पे। आजकल लोग देसी दवाइयों पे, जिनको हम हर्ब्स कहते हैं, इनकी डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। ओके, एग्जाम्पल वही ब्लैक थॉर्न वाला, लद्दाख का। ओके, वो तो ऐसा माना जाता है कि मतलब आपकी यूथ ने उसको बहुत बरकरार रखेगा, लेकिन वो उतनी एक्सपेंसिव भी है। इवन आपने कुछ टाइम पहले हमने इंडिया एक्सप्रेस में भी डिस्कस किया था, याक याक का मिल्क। ठीक है, ये भी बहुत महंगा आता है, इसकी भी काफी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो ये जो डाइवर्सिटी है ना हमारी फूड हैबिट्स में, ये भी प्रोपेल करती है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को कि आप जाइए लद्दाख, जाइए वहां से ये हर्ब्स वगैरह परचेज कीजिए, इनकी प्रोसेसिंग कीजिए, पैकेजिंग कीजिए, क्वालिटी मेंटेन कीजिए, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन कीजिए और फिर इसको सेल कीजिए इंडियन मार्केट में भी और बाहर इंटरनेशनल मार्केट में भी जहां पर इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। ओके, लाइक कंट्रीज लाइक वेस्ट एशिया, वहां पे वो कुछ भी पे करने को तैयार है अगर आपकी प्रोडक्ट में क्वालिटी है। राइट, तो ये इसीलिए हम लोग ये जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है ना, इसको सनराइज इंडस्ट्री मानते हैं कि अभी इसकी ग्रोथ जस्ट शुरू हुई है, ये बहुत आगे जानी है ये इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है ऑब्वियसली। अभी जैसे हमने बात की, स्पेशली इन कंट्रीज लाइक वेस्ट एशिया या फिर कंट्रीज लाइक जापान, साउथ कोरिया, जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड बहुत कम है। ठीक है, ये अपने पूरे फूड के लिए ये कंट्रीज टोटली इंपोर्ट पे डिपेंड करती हैं। इनके एग्रीकल्चर लैंड वगैरह ज्यादा नहीं है, क्योंकि या तो वो फिशरीज वगैरह पर जिएंगे या फिर वो इंपोर्ट करेंगे पूरा। और तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल काफी ज्यादा है, बस हमें कुछ चीजें इंप्रूव करनी है, जैसे ग्लोबल वैल्यू एडिशन करना है हमें। ओके, उसके बाद हमें क्वालिटी मेंटेन करनी है यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे राइस, हमारे अल्फोंसो, मैंगो वगैरह, ये यूरोपियन यूनियन में रिजेक्ट हो जाते हैं यार। वो कहते हैं आपके पेस्टिसाइड कंटेंट बहुत ज्यादा है इसमें, आपने बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड यूज करा है। ओके, तो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर, हमारे जो सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड है वो इतने अच्छे नहीं है कि वो सिर्फ सर्टिफिकेट देखकर अलाउ कर दें कि चलो ये तो सर्टिफाई होके आया है, इसे एग्री कर लो। नहीं नहीं, इनके सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड बहुत वीक है। हम खुद क्वालिटी टेस्ट करेंगे, पेस्टिसाइड कंटेंट ज्यादा आया है आपके मैंगोज में, आपकी राइस में, रिजेक्ट। ठीक है, और फिर होता है क्या है, वो एक्सपोर्ट जब रिजेक्ट होकर वापस इंडिया में आ जाएगा तो उसको इंडिया में फिर सस्ते में बेचना पड़ता है कि बाहर तो बिक नहीं रहा, अब यहाँ पे जिस दाम में बिक जाए बिक जाए। राइट, इसके बाद फोर्थ फैक्टर है पॉलिसी एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव। तो इसमें मैं आपको दो स्कीम जरूर मेंशन करूंगा जो आपके आंसर में हमें दिखनी भी चाहिए। पहली तो है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना।
ओके। तो देखिए इस स्कीम की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले तो कि इसका एम क्या था और इसकी ये काफी सारे जो फीचर्स हैं वो अभी हम सब देखेंगे डिटेल में। राइट। देखिए इसका एम मोस्टली इसका एम था कि हमें एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। ठीक है। एंड वी शुड मेंटेन एन एफिशिएंट सप्लाई चेन। क्योंकि 40% हमारा जो प्रोड्यूस होता है ना आज भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह का लॉस हो जाता है, वेस्ट चला जाता है। इसको सबको मेंटेन करने के लिए हमें बहुत जरूरत है एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की एंड एफिशिएंट सप्लाई चेन को मेंटेन करने की, ताकि प्रोड्यूसर से लेकर तो प्रॉपर रिटेल शॉप तक पहुंचने तक ये काफी अच्छे से प्रिजर्व रहे। और इसके लिए जरूरी हो जाता है काफी सारी कोल्ड चेन स्टो कोल्ड स्टोरेज वगैरह की चेन बनाने का। तो यही सब गोल लेकर हम लोग लेके आए पीएम किसान संपदा योजना, जिसमें हमने कहा हम मेगा फूड पार्क बनाएंगे। ठीक है, नंबर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है 41 वगैरह, वो तो जब ये स्कीम लॉन्च की जाती है नंबर रखे जाते हैं, अचीव हो ना हो या कभी ओवर अचीव भी हो जाए। ठीक है, हम मेगा फूड पार्क बनाएंगे, हम कोल्ड चेन प्रोजेक्ट्स वगैरह इनिशिएट करेंगे ताकि कोल्ड स्टोरेज डेवलप किए जा सकें, ताकि आपके जो जिनकी शेल्फ लाइफ कम होती है जैसे मीट हो गया, जैसे आपके टोमेटोज हो गए, ओनियंस, इनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, तो उनको थ्रू आउट द ईयर सप्लाई किया जा सके। एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स बनाएंगे, क्लस्टर बेस्ड। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया डिमार्केट कर दिया जाएगा, उसी में ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सेटअप होंगी, वहीं पे आप अपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह लेकर आइए, वहीं पे उसकी प्रोसेसिंग होगी। नेक्स्ट, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस डेवलप करेंगे। ठीक है, क्योंकि बैकवर्ड में यानी कि अच्छी क्वालिटी की चीजें ग्रो भी करवानी, फॉरवर्ड में कि आप लेकर आइए, आपके लिए मार्केट तैयार है पूरा। ठीक है, आपको पूरा यहाँ पे लाके टेस्टिंग की जाएगी, क्वालिटी सर्टिफिकेशन किया जाएगा और फिर आपको एक अच्छे प्राइस दिए जाएंगे। ऑपरेशन ग्रीन प्रोजेक्ट 52 ऑपरेशन ग्रीन प्रोजेक्ट चलाए हमने। और फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे टेस्टिंग के स्टैंडर्ड्स ही वीक हैं, जो कि यूरोपियन कंट्रीज हमेशा कंप्लेन करती रहती हैं, आपके टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स वीक हैं। ठीक है, इसलिए वजह से हमारे प्रोडक्ट्स कई बार वहां से रिजेक्ट होकर आ जाते हैं। अगर हमारे टेस्टिंग स्टैंडर्ड अच्छे होंगे तो हमारा सिर्फ सर्टिफिकेशन करने की देर है और उसके बाद वो सब सेल हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप अलग चीजें भी जानते हैं, जीआई टैग वाली चीजें। ठीक है, तो अगर ये जो जीआई टैग वाले प्रोडक्ट्स है ना, इनकी मार्केटिंग अगर हम ठीक से करें वर्ल्ड ओवर तो काफी एक्सपोर्ट पोटेंशियल रखते हैं ये। ओके। इसके बाद मेगा फूड पार्क्स, तो मेगा फूड पार्क्स का क्या गोल था, ये भी हमारा क्लस्टर बेस्ड स्ट्रेटेजी थी। ठीक है, क्लस्टर्स बनाए जाएंगे बकायदा, एक प्रॉपर टॉप क्लास मोस्ट एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया जाएगा। ठीक है, प्रॉपर एक जोन डिमार्केट किए जाएंगे एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, और उसी में इसी जोन में हम लोग मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को सेटअप करेंगे। राइट, दैट वाज अ मेगा फूड पार्क स्कीम। ओके, सो हमें क्या करना है, अल्टीमेटली फार्मर्स को कस्टमर से डायरेक्टली कनेक्ट करना है जितना हो सके, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स भी और इंटरनेशनल कंज्यूमर भी। एफपीआई सेक्टर की बात करें तो 1.93 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देता है और इसका आउटपुट पोटेंशियल $535 बिलियन हो सकता है बाय 25-26, जो कि बहुत बड़ी बात है। राइट, चलिए अब इसके सिग्निफिकेंस पर आते हैं कि आखिर इसके सिग्निफिकेंस क्या है। ओके, सबसे पहले एफडीआई इनफ्लो, काफी एफडीआई इनफ्लो लाने की इसमें पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ऑलमोस्ट अराउंड $3.5 बिलियन तक का एफडीआई आया है इसमें फ्रॉम 2019 टू 22। ओके, सो इसलिए कह रहे हैं सनराइज इंडस्ट्री अभी ग्रो हो रही है बट बहुत तेजी से हो रही है। ओके, और हमने एफडीआई भी अलाउ कर दी है इसमें 100% थ्रू ऑटोमेटिक रूट। दैट इज वन थिंग। ओके, उसके बाद जीडीपी में अगर हम कंट्रीब्यूशन देखेंगे ना तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट सेक्टर है, फिफ्थ लार्जेस्ट सेक्टर है और ये हमारी जीडीपी का करीब 30% कंट्रीब्यूशन करता है। ओके, दिस फूड प्रोसेसिंग सेक्टर 13% तक का कंट्रीब्यूशन देता है। और जॉब्स हमने ऊपर भी देखी, ऑलमोस्ट 3.85 लाख जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड जस्ट इन ईयर 2019 टू 22। ओके, एंड फर्दर जैसे ही हमारी ये मेगा फूड पार्क वाली स्कीम है, मेगा फूड पार्क, ठीक है, अभी तो बहुत कम ही ऑपरेट हो पाए, जैसे ये चीज और मटेरियलाइज हो जाएगी तो ये जॉब प्रोस्पेक्ट तो और बढ़ेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल तो हम 100 से भी ज्यादा कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं। अभी हमने जब अपने राइस पर बैन वगैरह लगाया तो कई कंट्रीज को प्रॉब्लम हुई। ठीक है, सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं हम राइस के। मैंने 3 कंट्रीज रीजन के आपको नाम बताया, वेस्ट एशिया, क्यों, सब ड्राइस्ट रीजन है, उनकी जमीनों में पानी कम है, तेल ज्यादा है। ठीक है, तो वो भी इंपोर्ट पर डिपेंडेंट करते हैं। आसियान कंट्रीज छोटी छोटी कंट्रीज है, लैंड एरिया बहुत कम है।
और जो है भी वो भी ट्रॉपिकल प्लांटेशंस को वो लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं rather than this crops. Okay, कंट्रीज लाइक जापान, साउथ कोरिया, ये सब डिपेंड करती है इंपोर्ट पर, और इंडिया बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है इन सब चीजों को। ओके, अगर आपको थोड़ा सा डेटा दिया जाए तो हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के एक्सपोर्ट दे ग्रू बाय ऑलमोस्ट 60%। और अब ये देखिए कि हमारे जो ग्रेन है ना, व्हीट एंड राइस, इनका एक्सपोर्ट ग्रू हुआ है ऑलमोस्ट 38%। यानी कि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की डिमांड ज्यादा है वर्ल्ड ओवर। ये सो इनको हम जितनी अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो करेंगे, उतना ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट और बढ़ेगा। राइट, और ये होता भी है, अगर आप आज इंडिया में बेस्ट क्वालिटी के एप्पल ढूंढोगे नहीं मिलेंगे, वो कश्मीर और हिमाचल से डायरेक्ट एक्सपोर्ट चले जाते हैं। बेस्ट क्वालिटी के एप्पल नहीं मिलेंगे आपको इंडिया में। राइट, उसी तरह बासमती राइस, उसकी जब हम बात करते हैं तो 70% वर्ल्ड का मार्केट हमने कैप्चर कर रखा है। अब वो हमने बेवकूफी में बैन लगा दिया उस पर, और वो पूरा एडवांटेज पाकिस्तान को हो रहा है, क्योंकि हमारे अलावा वही एक मेजर प्रोड्यूसर है बासमती राइस का। ओके, इसके बाद यस, इट इज ए सनराइज इंडस्ट्री जिसका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर लैंड इतना ज्यादा है कि हम बहुत प्रोड्यूस करते हैं फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह, यानी कि हमारे यहाँ रॉ मटेरियल्स का सप्लाई की कभी कमी नहीं आएगी। बहुत सप्लाई होगा रॉ मटेरियल्स आपको। दी ओनली थिंग इज कि हमारे पास फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज अच्छे से डेवलप हो जाएं। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि बड़े लेवल की इंडस्ट्रीज से छोटे लेवल की इंडस्ट्रीज ज्यादा सही रहती हैं। राइट? तो ये कुछ हो गए सिग्निफिकेंस, अगर आपको क्वेश्चन में पूछे जाएं। इसके बाद अब हम आ जाते हैं पोटेंशियल पे। तो पोटेंशियल क्या है इनका? सबसे पहले हॉर्टिकल्चर, मैं ये मिटा देता हूं टू मेक स्पेस। आई होप आपको समझ में आ रही हूँ चीजें। ओके, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा ज्यादा डेप्थ में लिया तो शायद थोड़ा लेक्चर भी थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बट अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, एक बार में सारे एस्पेक्ट कवर हो जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स भी कवर हो जाएंगी, और साथ में इसमें जो भी अपडेशन होंगे वो मैं आपको टेलीग्राम के अपने प्राइवेट चैनल में जो सब्सक्राइब स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर कर ही देता हूँ। ओके, नाउ हॉर्टिकल्चर। तो देखिए, आप कह सकते हो कि अगर वर्ल्ड के टोटल वेजिटेबल की भी बात करें ना, तो करीब करीब 15% वर्ल्ड में जो वेजिटेबल कंज्यूम हो रहा है वो इंडिया सप्लाई करता है। ठीक है, तो उस लेवल का डोमिनेंस है हमारा इन चीजों में। एंड नॉट जस्ट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप्स, इन सब में हमारा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। मिल्क, ठीक है, टॉप प्रोड्यूसर। ना, और मैंने आपको बताया कि एक्सपोर्ट में, इनके एक्सपोर्ट में कितनी ग्रोथ देखने को मिली है हमें, ऑलमोस्ट 60%। और जबकि क्रॉप्स में कितनी देखने को मिली है, हार्डली 38%। देखिए, तो ये पोटेंशियल बहुत ज्यादा रखते हैं ये हॉर्टिकल्चर वाला सेक्टर। फिशरीज का प्रोडक्शन भी मत भूलिए। और फिशरीज में एक बात याद रखिएगा, इनलैंड फिशरीज यानी एक्वाकल्चर से हम लोग ज्यादा फिश प्रोड्यूस कर रहे हैं एज कंपेयर टू मैराइन फिशरीज, यानी कि ओशंस में जाके। क्योंकि रिमेंबर दिस फैक्ट, इनलैंड फिशरीज प्रोडक्शन ज्यादा है। नो, लाइव स्टॉक, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा, वी हैव द लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन। ओके, कैटल्स वगैरह बहुत ज्यादा। और अगर आप एग की बात करेंगे तो वी आर थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन एग्स। ओके, एंड सेवंथ इन मीट, जो अभी आपने ऊपर बताया था आपको। ठीक है, सो अगर आप ये देखेंगे तो ये ईयर ऑन ईयर इंक्रीज ही हो रहा है हमारे यहाँ। ठीक है, क्योंकि हमारी लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा पोटेंशियल और ज्यादा बढ़ेगा यहाँ से। दी ओनली थिंग इज कि अगर मैं आपको सुब्रमण्यम स्वामी का डेटा कोट करूं, ठीक है, वो ज्यादा जानते हैं, तो ऑब्वियसली उन्होंने जो कहा है, जैसा कि इंडिया में एक काऊ प्रोड्यूस करती है साल में 200 लीटर। ठीक है, 200 लीटर मिल्क। जबकि इसराइल ने क्या है, काफी रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया फीड एंड फॉडर पर। वो जो अपनी गाय को फॉडर देते हैं ना, दे प्रोड्यूस अराउंड 11,000 लीटर्स एनुअली। ये एवरेज है, आप ये मत जाइए कि मेरे घर के पास तो गाय है वो तो इतना दे लेती है साल भर में। मैं एवरेज बता रहा हूँ इंडिया की, क्योंकि कई रीजन ऐसे हैं जहाँ काऊ बस नाम मात्र की हैं, इसलिए लोग या तो उनको सड़क पे छोड़ देते हैं कि अब ये मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, या गौशालाओं में दे देते हैं, इवन बुचर हाउसेस में भी दे देते हैं कुछ लोग तो। एक बार महाराष्ट्र, आई थिंक वहां पर हाई कोर्ट ने बैन लगा दिया था कि आप नहीं, आप सेल नहीं कर सकते काऊ को, अगर वो अब मिल्क नहीं भी दे रही है तो आप ऐसे बुचर हाउस में नहीं दे सकते उसको। तो सारे फार्मर्स ना मुंबई बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने लेके पहुंच गए थे अपनी गाय कि आप ही रख लो, फिर हम क्या करें इसका जब ये मिल्क नहीं दे रही तो। ओके, तो इस तरह की चीजें होती हैं। एनीवे, तो इसराइल का रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतना अच्छा है इसमें कि उनके फीड एंड फॉडर इस बेस्ट क्वालिटी के होते हैं कि उनकी गाय साल में 11,000 लीटर मिल्क देती है। अब सोचिए कि उनके पास तो इन कैटल्स की पॉपुलेशन कम है, तो उनका प्रोडक्शन उतना नहीं होगा, लेकिन हमारे पास जिस लेवल की करोड़ों गाय हैं, करोड़ों कैटल पॉपुलेशन है, अगर हम इस लेवल की प्रोडक्टिविटी अटेंड कर लें
11,000 लीटर एनुअली। तो मतलब वो जो कहते हैं ना गाने में दूध की नदियां बहेंगी, वो रियली अचीव किया जा सकता है। इसलिए मैंने आपको आज इंडियन एक्सप्रेस कराया था, तब भी मैंने कहा था कि इसराइल हमारा नेचुरल पार्टनर है। चैलेंजेस सेम है हमारे दोनों के, वो टेररिज्म, सिक्योरिटी, डिफेंस वो सब अलग है, बट एग्रीकल्चर में कॉपरेट करने का बहुत पोटेंशियल है। आज जो एग्रीकल्चर में ड्रिप इरिगेशन इस तरह की जो चीजें आई, वो सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई? इसराइल से शुरू हुई, क्योंकि उसके यहाँ पानी की बहुत कमी है, उसके यहाँ हार्डली 6% पानी है, बट वो बेस्ट क्वालिटी का एग्रीकल्चर करता है वहां, उसने डेजर्ट्स तक को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर लिया है। ओके, तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। बेस्ट क्वालिटी की फीड बनाइए, फॉडर बनाइए, तब जाकर आप अपनी इस लाइव स्टॉक का रियल पोटेंशियल अनलिश कर पाएंगे। ऑलराइट, उसी तरीके से फिश एंड शेलफिश की बात करें तो वर्ल्ड का 10% जो बायोडाइवर्सिटी है इसमें फिश एंड शेलफिश में, वो इंडिया में है। और हमारी कोस्ट लाइन 7,500 किलोमीटर से ज्यादा की कोस्ट लाइन है हमारे पास। हमसे ज्यादा फिश प्रोडक्शन और कौन कर पाएगा, राइट? उसी तरीके से डेयरी की बात करते हैं तो वी आर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, देखिए, लेकिन काफी सारा हमारे यहाँ खुद की ही कंज्यूम भी हो जाता है। ओके, और आज से नहीं, पिछले 18 साल से इंडिया हैज बीन एट टॉप इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। क्योंकि ग्लोबल में फर्स्ट रैंक है हमारी, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ऑलमोस्ट $350 बिलियन की इंडस्ट्री बन सकती है बाय 2025। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑनलाइन ग्रोसरी। अब आजकल आप लोग देखते हो ऑनलाइन, क्या नाम है उसका, कंट्री डिलाइट, डायरेक्ट फार्मर से परचेज करके आपको बेस्ट क्वालिटी के फ्रूट्स वेजिटेबल एकदम फ्रेश अवेलेबल कराता है। तो ये जो ऑनलाइन ग्रोसरी वाला जो सेक्टर है ना, ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। आप कह सकते हो कि इसका जो CAGR है, ग्रोथ रेट, इट इज मोर देन 50%। बहुत होता है यार ये, 10% ग्रोथ रेट नहीं देखने को मिलती। यहाँ पर इस सेक्टर में, ऑनलाइन ग्रोसरी में, 50% से ज्यादा की ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है। एंड एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये मार्केट, ये जो ऑनलाइन ग्रोसरी वाला मार्केट है, ये ऑलमोस्ट $12 बिलियन का हो सकता है बाय 2025। ठीक है, और ये फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, आपको नहीं देना कंट्री डाइट वालों को मत दो, अगर वो अच्छे प्राइस दे रहे हैं दो, नहीं देना मत दो। वरना अगर आजकल जो फार्मर्स वगैरह हैं, लोगों ने खुद पर्सनली ऑनलाइन ऑर्डर लेना शुरू कर दिए आसपास के लोगों से, जैसे दिल्ली NCR के लोग हैं, तो वहां पर फार्मर से डायरेक्ट ऑर्डर पे आप डायरेक्ट मिल्क वगैरह परचेज कर सकते हो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सप्लाई डायरेक्टली ऑनलाइन मंगवा सकते हो उनसे। ये फैसिलिटीज हुई है। ओके, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि फार्मर के हाथ में जो इनकम जानी चाहिए वो जाएगी। वरना अधिकतर क्या होता है, फार्मर से तो सस्ते में लिया जाएगा, फिर महंगा बेचा जाएगा, लेकिन पूरा प्रॉफिट कहाँ गेन कर लिया जाएगा? उस इंडस्ट्री में। ओके, तो फार्मर को बेनिफिट नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, ये जो ऑनलाइन ग्रोसरी टाइप की चीज आई थी। ओनली थिंग इज फार्मर नीड टू अवेयर कि मुझे कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करना है मार्केट में डायरेक्ट कंज्यूमर से कनेक्ट होने के लिए। राइट, उसके बाद हेल्थ सप्लीमेंट्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल, इनकी डिमांड बहुत बड़ी है। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, ओके, लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है अपनी हेल्थ वगैरह को लेकर, तो ये हेल्थ सप्लीमेंट्स वगैरह की डिमांड बहुत बड़ी है। अर्लियर ये पूरा मार्केट US, जापान, यूरोप जैसी कंट्रीज डोमिनेट करके रखती थी, बट अब इंडिया इसमें काफी तेजी से बढ़ रहा है। ओके, और माना जाता है कि वर्ल्ड का 3.5% मार्केट इंडिया ऑलमोस्ट कैप्चर कर लेगा बहुत जल्द। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कुछ चैलेंजेस। एकदम बेसिक हैं, आराम से समझ में आएंगे, खुद अपने पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। गेन किसको हो रहा है ज्यादा गेन? अगर ये सेक्टर ग्रो भी कर रहा है, ज्यादा गेन किसको हो रहा है? गेन कॉर्नर कर ले जाती है मोस्टली इंडस्ट्रीज, कंपनीज लाइक कंट्री डिलाइट, रादर देन फार्मर के हाथ में जाने से। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है वो उतनी नहीं है। ठीक है, फार्मर और कंज्यूमर के बीच, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में डायरेक्ट कनेक्टिविटी उतनी नहीं है। ठीक, लोग एक कंपनी, एक ब्रांड पे ट्रस्ट कर लेते हैं, बट एक फार्मर पे डायरेक्ट ट्रस्ट नहीं करते कि अगर मैं तुमसे प्योर घी लेना चाहता हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ, ओके, ₹2000 फॉर 1 kg, बट उसके बाद भी अगर आपने मिलावट की तो फिर मैं किसको क्लेम करूंगा? बट एटलीस्ट एक कंपनी के थ्रू लूंगा तो मैं क्लेम कर सकता हूँ उसको कि आपने तो मुझे खराब चीज दी है। वेस्टेज की बात करें, आज भी 40% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमारे वेस्ट हो रहे हैं। इतनी स्कीम्स हैं यार, संपदा योजना, अम्मी का फूड पार्क, उसके बाद भी ये जो वेस्टेज है इसमें कोई रिडक्शन अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, वैल्यू एनहांसमेंट, हार्डली 10% जो प्रोड्यूस होता है ना फार्मर का, उसी में कुछ वैल्यू एडिशन देखने को मिलता है हमें। अदरवाइज बाकी सब एज इट इज ही सेल आउट हो रही है, अभी भी जैसा बन रहा है वैसे ही सेल आउट हो जा रहा है। ठीक है, फ्रेगमेंटेड रेगुलेटरी स्टेजेस, स्टेट के अपने कुछ लॉज चलते हैं इस पे, सेंटर के कुछ अपने लॉज चलते हैं। ठीक है, अलग अलग एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज है, उनके अलग लॉज चलते हैं। तो ये जो रेगुलेटरी स्टैट्यूट है ना, ये काफी फ्रेगमेंटेड है। फिर इसीलिए वो सब प्रॉब्लम आती है
कि क्वालिटी टेस्टिंग फलाना स्टेट में हुई थी तो वहां पर तो हमारे प्रोडक्ट को अप्रूव कर दिया गया क्वालिटी में, यहाँ पर रिजेक्ट करे जा रहे हो। ठीक है, तो ये सब होता है क्योंकि हमारा जो रेगुलेटरी स्टैट्यूट्स हैं काफी फ्रेगमेंटेड है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डोमिनेंस, हाँ तो ये इसमें स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का डोमिनेंस अभी भी ज्यादा है। तो इसमें क्या होता है कि इनके पास हमेशा दिक्कत होती है रिसोर्सेज की, इज ऑलवेज रिसोर्स कंस्ट्रेंट। ठीक है, अच्छी टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, अच्छी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए जो करना होता है वो नहीं कर पाते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि उनका प्रोडक्ट आगे जाकर रिजेक्ट हो जाता है। अब जब ये छोटी एंटरप्राइजेस हैं तो ऑब्वियसली बात है कि इनके पास स्किल्ड एंड वेल क्वालिफाइड लेबर नहीं होंगे। ठीक है, तो इसकी एक अलग शॉर्टेज होती है, तो वो फिर उतना क्वालिटी पे ध्यान दे नहीं पाते हैं। दूसरा कि ये सब सीजनली आते हैं। अब अगर मैं 2 करोड़ रुपए लगाकर कोल्ड स्टोरेज खोल भी दूं, लेकिन मैंने जिस एरिया में खोला है वहां पर उतना ज्यादा रॉ मटेरियल मुझे सप्लाई होता ही नहीं है थ्रू आउट द ईयर। वो हार्डली मुझे 1 मंथ 2 मंथ आएगा। ठीक है, उसको मैं चलो स्टोर भी कर लूं अपने यहाँ, 6 मंथ तक मैं सेल करता रहूं मार्केट में धीरे धीरे, बट व्हाट अबाउट नेक्स्ट 6 मंथ्स। नहीं, तो ये जो इनका सीजनैलिटी वाला कैरेक्टर है ना, इस वजह से भी हमारी इंडस्ट्री ज्यादा ग्रो नहीं कर पाती है, उसमें फिर लोग ट्रस्ट नहीं करते। नेक्स्ट इज पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेज, ओके, टेस्टिंग लेबोरेटरीज, सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये सब इन सब में प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज काफी। एपीएमसी मंडी, अब अगर मुझे खरीदने भी हैं ये सब होलसेल में तो मुझे जाना मंडी ही पड़ेगा, मुझे जाना दिल्ली के आजादपुर मंडी ही पड़ेगा अगर मुझे खरीदना है तो। डायरेक्ट फार्मर से अगर मैं बहुत सारा लमसम क्वांटिटी में परचेज करना चाहूँ तो वो अलाउ नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज क्वालिटी एंड सेफ्टी, वही सब, क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है तो फिर वो रिजेक्ट होता रहता है आगे चल के। ठीक है, तो ये कुछ चैलेंजेस है, 7-8 लिख दिए मैंने, आप 4 या 5 भी याद रख लेंगे तो काफी होगा। ठीक है, संपदा स्कीम हमने ऑलरेडी देख ली ऊपर, मेगा फूड पार्क हमने देख लिया। अब एक और स्कीम आती है और ये आपके आंसर में ये दिखना चाहिए। देखिए 4 स्कीम है जो मुझे आपके आंसर में हमेशा दिखेंगी, तभी आपको एक अच्छे मार्क्स दिए जा सकते हैं। पहला हमने संपदा स्कीम ऊपर देख ली, ठीक है, मेगा फूड पार्क देख लिया। तीसरी स्कीम है ये फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, और फोर्थ स्कीम है ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। अगर ये 4 स्कीम आपके उसमें नहीं है ना, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स अगर आपसे पूछे गए सेक्टर के लिए, आप अच्छे मार्क्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। तो इस स्कीम के बारे में देखते हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है क्लियरली फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। मैंने आपको बताया ऊपर कि मोस्टली स्मॉल मीडियम माइक्रो इस तरह के एंटरप्राइजेस ज्यादा हैं फूड सेक्टर में। ठीक है, तो वो क्वालिटी मेंटेन नहीं करते, वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करते, उतनी टेस्टिंग लेबोरेटरी वगैरह स्टैब्लिश नहीं कर सकते। ठीक है, और ये सब चल रहे होते हैं इनफॉर्मल, कि कौन इतना रजिस्ट्रेशन और ये सब करे, हम तो आसपास के छोटे छोटे मार्केट में बेच रहे हैं। तो इन्हीं का फॉर्मलाइजेशन करना था हमें कि आप गवर्नमेंट के नेट में आइए, प्रॉपर रजिस्टर कराइए, रेगुलेटरी नॉर्म्स फॉलो कीजिए, और फिर आपकी हम क्वालिटी स्टैंडर्ड का ध्यान रखेंगे, सर्टिफाई करेंगे, और फिर आपको एक लार्ज मार्केट का एक्सेस मिलेगा। राइट, ये सब गोल था इसके पीछे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इन लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट एंड बिजनेस सपोर्ट टू अराउंड 2 लाख एग्जिस्टिंग माइक्रो एंटरप्राइजेस। ओके, और कैसे करते हैं ये, थ्रू एनकरेजिंग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ओके, इसी स्कीम का पार्ट है ये, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। नेक्स्ट है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। तो ये हमें पता है कि आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, जितना ज्यादा सेल करोगे, फिर गवर्नमेंट उतना आपको इंसेंटिवाइज कर देती है। अगर आपने इतने करोड़ का बेचा है, ठीक है, सपोज आपने 100 करोड़ का कुछ बेचा, ठीक है, तो बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, प्रोडक्शन किया आपने इतने का, इतनी की सेल भी हुई है। अब इसका सस्ते 10%, तो 10% हम आपको इंसेंटिव दे रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, हम आपको इंसेंटिव दे रहे हैं। वही है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। जनरली हम लोग लाए थे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स और इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए, लेकिन हमने इसको एक्सटेंड किया कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, तो उसे भी हम प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम का बेनिफिट देना चाहते हैं। राइट, क्योंकि हमें क्रिएट करने हैं ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग चैंपियंस। ठीक है, जैसे नेस्ले, राइट, वी ऑल ट्रस्ट दैट थिंग, राइट। इसलिए इंडिया हमेशा ना ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए में भी उसने कहा यार हम ये डेयरी मार्केट खोलने की बात मत करो हमसे, हमारे यहाँ के फार्मर्स परेशान हो जाएंगे। वैसे ही तो एक तो उनकी क्रॉप सीजनैलिटी पे डिपेंड करती है, बारिश हुई नहीं हुई, ड्रॉट वगैरह आ जाता है। ओके, उसके बाद उनकी ये जो साइड इनकम है हॉर्टिकल्चर से, मिल्क वगैरह से, आप उस पर भी अटैक करोगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इनके यहाँ से आने वाला डेयरी प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का होता है।
ओके, तो फिर वो इंडियंस यहाँ पर अमूल वगैरह कौन लेगा यार? ओके, सो दैट्स ऑलवेज एन इशू बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, इनके बीच में बात होती है, यूरोपियन यूनियन के साथ बात होती है। राइट, तो हमें बनाने नेस्ले जैसे ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग चैंपियंस, और हमें एनकरेज करनी है इसमें इन्वेस्टमेंट, ताकि इन्वेस्टमेंट आए, प्रोडक्शन हो, मैन्युफैक्चरिंग अच्छी हो, और उसके बाद हमारे एक्सपोर्ट्स वगैरह प्रमोट हो। ठीक है, और फिर जॉब्स वगैरह क्रिएट होंगी, वो तो ऑब्वियस सी बात है। देन हमारा एक होता है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। वो एक स्कीम लेकर आया था, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम। दैट मीन्स आप जो भी, सपोज आपने कोल्ड स्टोरेज बनाया, आपने 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए इसमें से, ठीक है, तो उसमें से आपने जो कैपिटल किए ना, उस पर कुछ सब्सिडी दे दी जाएगी, से 50% सब्सिडी आपको दे रहे हैं, यानी कि 1 करोड़ रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। तो आपका टोटल कैपिटल कितनी आई कोल्ड स्टोरेज बनाने में? सिर्फ 1 करोड़। ठीक है, ये वो स्कीम थी। दूसरा मत्स्य संपदा। तो इस स्कीम को शायद हम लोग कोविड के टाइम लाए थे, शायद कोविड फर्स्ट वेव जो आई थी उस टाइम। एनीवे, नॉट इम्पोर्टेंट। हमने क्या रखा है इसमें? हमने रखा है कि हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ा के करना है 22 मिलियन मैट्रिक टन बाय 2024-25। इसके अलावा हमें ट्रिपल करना है अपना जो एक्सपोर्ट है फिश का। ऑलराइट, दैट इज ऑलमोस्ट हमें 1 लाख करोड़ रुपए तक का एक्सपोर्ट करना है। ये थी पीएम मत्स्य संपदा स्कीम। ठीक है, तो ये आपकी फिफ्थ स्कीम हो जाएगी। ये वाली नहीं याद रख पाओ कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर की दो, दिस फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एफपी, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, एंड दिस मत्स्य संपदा, ये 5 स्कीम जरूर लिखना जब गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आपसे पूछे जाएं तब। क्लियर है यहां तक? ओके, चलिए अब देख लेते हैं कि और फर्दर क्या करने की जरूरत है हमें इसमें। तो फर्दर में सबसे पहला वैल्यू एनहांसमेंट करने की जरूरत है। अभी भी हमारे प्रोडक्शन का सिर्फ 10% में ही हमें वैल्यू एनहांसमेंट देखने को मिल रहा है, साथ में 40% वेस्टेज भी देखने को मिल रहा है। तो हमें इस और थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है, और इसी के लिए वो सारी स्कीम्स लाए हम लोग, मेगा फूड पार्क स्कीम, ठीक है, प्रधानमंत्री संपदा योजना एंड सो ऑन, और वो सब इसी का पार्ट है, इसलिए लेकर आए हम लोग। ओके, और इस वैल्यू एनहांसमेंट में हमें थोड़ा बजट बढ़ाने की जरूरत है, हमें इसको बजट बढ़ाएं, ताकि हम इस वैल्यू एनहांसमेंट के लिए जो भी स्टेप्स हमें लेने हैं वो ले सकें। इसके बाद अब कई बार शहर में आपने खोल भी लिया, कोल्ड स्टोरेज नहीं ला रहा किसान वहां तक, तो बेटर है कि हम लोग स्मॉल स्केल विलेज लेवल पर ही कुछ ऐसे एंटरप्राइजेस सेटअप करें, प्रमोट करें, ताकि वो उनकी प्रोसेसिंग वहीं पर हो पाए। जैसे टोमेटो है, उसी को अगर कैचअप बनाना है, वहीं विलेज लेवल पर छोटी सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोल दो, वो वहीं पे कैचअप बना लेगी, उसका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर उसकी शेल्फ लाइफ तो बढ़ी जाएगी, एक्सपोर्ट कर लेना। इसके बाद ये जो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इन्हें हमें एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर में कन्वर्ट करना चाहिए। देखिए, ताकि सिर्फ बड़ी इंडस्ट्रीज या मेगा फूड पार्क्स पर ही हमारा ध्यान ना हो, बल्कि इस तरफ भी हम लोग देख सकें। नेक्स्ट इज स्मार्ट फूड प्रोसेसिंग की तरफ देखना चाहिए। वी नीड टू यूज ऑल दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, ब्लॉकचेन, ताकि हम मॉनिटर कर सकें अपनी इस एंटायर सप्लाई चेन को। देखिए, ताकि फार्म से लेकर टेबल तक जाने की जो बात कर रहे हैं, उसमें हम लोग क्वालिटी इंश्योर कर सकें, ठीक है, एफिशिएंसी मेंटेन कर सकें, ताकि लॉस कम से कम हो। तो स्मार्ट फूड प्रोसेसिंग हब बनाने की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट इज न्यूट्रास्यूटिकल इनोवेशन। ओके, ताकि लोगों की जो स्पेसिफिक हेल्थ नीड है उसको एड्रेस कर सकें हम। ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं फूड फोर्टिफिकेशन की, राइट, फूड फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग, जिंक, फॉलिक एसिड्स वगैरह से सप्लीमेंट कर रहे हैं, ताकि बच्चों में जो मैलन्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है उसको काउंटर किया जा सके। इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम लोग? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स तो ऐड कर ही सकते हैं, साथ में प्रोबायोटिक्स। ठीक है, प्रोबायोटिक्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या करना है हमें? पब्लिक की हेल्थ को और बेटर बनाने के लिए, राइट। उसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पर मैंने आपको जो इसराइल का एग्जांपल दिया, कि हम लोग अगर अच्छी क्वालिटी का फीड एंड फॉडर यूज करें अपने कैटल्स के लिए, तो हम मिल्क प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, वो हमारे एक्सपोर्ट पोटेंशियल को और बढ़ा देगा। इसके बाद जीरो वेस्टेज पॉलिसी, जैसा कि अभी बताया, ऑलमोस्ट 40% अभी भी वेस्टेज हो जाता है। तो हमें जरूरत है कि इवन जो वेस्ट भी हो रहा है ना, ये 40% तो अलग कर दो, जो एग्रीकल्चर वेस्ट वेस्ट भी निकल रहा है, जैसे पंजाब हरियाणा का जो अभी तक चल रहा है क्रॉप रेसिड्यू, इसे इसे इसको भी हमें वेस्ट से वेल्थ में कन्वर्ट करना है। इसमें फिर वो सब आ जाएगा कि बनाइए फिर बायोफ्यूल उससे, क्योंकि क्रॉप रेसिड्यू को यूज कीजिए, पैलेट्स बनाइए उनके, और उसको कोल फायर प्लांट, नेशनल एनटीपीसी का जो पावर प्लांट है उसमें दे दीजिए, वो कोल के साथ बर्न करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, या आप बना लीजिए बायो सीएनजी। ये सब हम किससे बनाते हैं? क्रॉप रेसिड्यू से। तो जो वेस्ट भी निकल रहा है ना फार्म से,
उस वेस्ट को भी वेस्ट मत रहने दो, उसको वेल्थ में कन्वर्ट करो, एकदम जीरो, जीरो वेस्टेज होना चाहिए। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम अबाउट दिस फूड प्रोसेसिंग सेक्टर फ्रॉम माय साइड। और इसमें विद टाइम जो भी डेवलपमेंट्स आएंगे वो सब मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। तो प्लीज ये जब मैं ये सब ऐड वहां पे बताता हूँ ना आपको, उसमें अपने टेलीग्राम ग्रुप में, तो उसको प्लीज बस ये मत समझिए कि ब्लैक थॉर्न बताया है तो ये बस प्रीलिम से पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, उसको रिलेट करना पड़ेगा यहाँ पर। इस पे कोट करोगे ना तो आंसर और अच्छा बनेगा। घोस्ट पेपर ये सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मत जानिए कि असम में होता है, नॉर्थ ईस्ट में होता है, 170 सबसे सबसे ज्यादा तीखी मिर्ची है वर्ल्ड की, वो सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन इसको मेंस में यूज करना है। गुंटूर चिली, गोल्ड फिश, कि ये सब जब तक हम लोग अपने आंसर में, याक मिल्क, ये सब जब तक अपने आंसर में नहीं दिखाएंगे ना, वो बात नहीं आएगी जो यूपीएससी आप में ढूंढ रहा है कि हमें चाहिए ऐसा स्टूडेंट जिसकी जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छी हो। राइट, सो from my side, that's it for this session. I hope you like the lecture. Do comment whatever you want to tell, whatever feedback you have on this. And thanks for joining this session. Have a great day and keep learning.